अमावस की रात। मधु बचपन ही से बहुत खूबसूरत थी। सब लोग मधु की माँ को अक्सर कहा करते कि तेरी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। अरे ये तो परी लगती है। ये जैसी लड़की तो हमने आज तक नहीं देखी। और मधु की माँ शांति ये बातें सुनकर बहुत खुश होती। मधु का बाप विजय भी अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। इनके गांव का नाम अमनपुर था। वहाँ की आबादी हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखती थी। नाम की तरह गांव भी अमन शांति वाला था। कभी कोई लड़ाई झगड़ा और फसाद वहाँ नहीं हुआ था। सब लोग प्यार से रहते, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे। विजय लकड़हारा था और वो गांव के सबसे गरीब आदमी था। करीबी जंगल से लकड़ियां काटकर करीबी कस्बे में फ़रोख्त करता और इस तरह इनकी रोज़ी रोटी चलती। वक्त तेज़ी से गुजरता रहा और मधु ने जवानी में कदम रख दिया। अब तो इसके हुस्न और भी निकल गया था। वो हर एक की आंखों का तारा बन गई। मधु फितरती तौर पर भली मानस और शरीफ किस्म की लड़की थी और हमेशा अपने काम से काम रखती और कभी किसी को शिकायत का मौका ना देती। बहुत हसीन व जमील होने के बावजूद इसने कभी खुद पर गरूर नहीं किया। वो जानती थी कि इसका बाप गरीब और मेहनती है और गरीबों के पास इज्जत के अलावा होता भी क्या है। इसलिए वो बहुत गैरतमंद साबित हुई। इसने कभी किसी को आंख उठाकर ना देखा। इसके हुस्न का चर्चा ना सिर्फ गांव बल्कि दीगर करीबी इलाकों में भी होने लगा। सभी नौजवान इससे बात करने को तरसते, मगर वो किसी को घास ना डालती। गांव का नंबरदार लक्ष्मण राय, जो कि बहुत जालिम और गुनाहगार शख्स था, मगर इसने गांव वालों के सामने अपना भरम रखने के लिए नेक बनने का ड्रामा रचा रखा था। लोग इसकी बहुत इज्जत करते थे। वो भी दिखलावे की घर से गांव वालों की खूब काम आता। इसकी शुरू ही से मधु पर बुरी नज़र थी। वो हर हाल में इसे हासिल करना चाहता था। इसने विजय से मधु का हाथ मांगा, मगर शांति और मधु ने इनकार की वजह से विजय मजबूर हो गया। लक्ष्मण राय ने इनकार को अपनी बेइज्जती जाना, मगर वक्ती तौर पर खामोश हो गया। मधु रोज़ाना अपनी सहेलियों के हमरा बाग में जाती, जहाँ सब खेलती और खूब लुत्फ़अंदोज़ होती। एक दिन बाग से वापसी पर मधु को तेज़ बुखार हो गया। इसका बहुत इलाज करवाया गया, तब जाकर इसका बुखार उतरा। वो ठीक तो हो गई, मगर हर वक्त खामोश रहने लगी। कहाँ वो रोज़ाना सीढ़ियों के हमरा बाग में जाकर खूब खेलती और कहाँ अब वो घर से निकलना ही छोड़ दिया था। शांति की इस हालत से सब बहुत परेशान थे। मधु अपने कमरे तक ही महदूद होकर रह गई थी। खाना पीना भी बहुत कम कर दिया था। अक्सर जब शांति खाना लेकर इसके कमरे में जाती तो वहाँ से खुशगवार खुशबू महसूस करती। इसको ऐसा महसूस होता कि वहाँ पर इसके साथ कोई मौजूद है। इसने अक्सर ये भी देखा कि मधु अकेली बैठी मुस्कुराती रहती है, किसी से नामानूस ज़बान में बातें करती है। पहले तो वो सारी बातें शांति ने विजय से छुपाई, मगर जब हालात ज़्यादा ख़राब होने लगे तो अपने पति को सूरत हाल से आगाह किया। मगर विजय ने शांति को समझाया कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं, ये सब तुम्हारा वहम है, लिहाजा चुप रहो और किसी और से हरगिज़ ये बात नहीं करना, वरना लोग ऐसे मन घड़त बातें मधु से मंसूब करके हमारा जीना हराम कर देंगे। मगर खुद गहरी सोच में पड़ गया। बाद अज़ां मधु रात के वक्त कभी कभार अकेली बाग में चली जाती और बेचारे विजय से इसे घर लाता और बाज़ औक़ात वो अकेली छत पर चढ़ जाती। आखिर कब तक लोगों से ऐसी बातें छुपती हैं। फिर पूरे गांव में मशहूर हो गया कि मधु पागल है। कोई कहता कि इसे साया हो गया है और कोई कहता कि इसे कुछ नहीं है। ये रातों को अपने यार से मिलती है। गर्ज ये कि जितने मुंह उतनी बातें। विजय लोगों के तंज ज़दा बातें सुनकर बर्दाश्त न कर सका और बीमार रहने लगा। विजय से अपनी जवान बेटी की हालत देखी नहीं जाती थी। एक दिन वो ये दुनिया हमेशा के लिए छोड़ गया। मधु यतीम हो गई, मगर हैरानकुन तौर पर इसे अपने बाप की मौत पर कोई सदमा ना हुआ। इसकी हरकत में पहले से भी ज़्यादा इजाफा हो गया। फिर तो पूरे गांव में मशहूर हो गया कि मधु दीवानी हो गई है, जिसकी वजह से डर के मारे सब लोग इससे दूर भागने लगे थे। बेचारी शांति ने अपनी प्यारी और अकलौती बेटी का हर मुमकिन जिस्मानी और रूहानी इलाज कराने की कोशिश की, मगर सब बेकार। नंबरदार की हवस अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। वो अब भी मधु को हासिल करना चाहता था। जब इसकी हर कोशिश नाकाम हो गई तो इसने एक अजीब तरीका अपनाया।
सूरज इसका वफादार मुलाजिम था। वो इंतहाई का लालची था और इंतहाई बेगैरत इंसान था और हर नाजायज़ काम में नंबरदार का साथ देता था। मगर इसने भी नंबरदार की तरह अच्छाई का लबादा ओढ़ रखा था, जिसकी वजह से लोग इसकी बहुत इज्जत करते थे। नंबरदार सारे गैर कानूनी और नाजायज़ काम बहुत खुफिया तरीके से करवाता था, जिसका किसी को कानो कान खबर ना होती थी। नंबरदार ने मधु की शादी सूरज से करवा दी और सूरज को अपने मंसूबे से भी आगाह कर दिया कि मधु की शादी इसकी रजामंदी के खिलाफ हुई थी। मधु अक्सर सूरज से कहा करती थी कि मेरे मददगार ज़रूर आएंगे और बदला लेंगे, मगर वो इसे पागल समझकर इसकी बात सुनी अनसुनी कर देता। फिर कुछ दिनों बाद नंबरदार ने सूरज को 50,000 रुपये दिए और कहा, जाओ अब मधु को मेरे बिस्तर पर लाओ। इतने रुपए देखकर सूरज फौरन राज़ी हो गया। राज़ी तो वो पहले भी था, मगर बस ज़रा मोल बढ़ाना चाहता था। नंबरदार ने इससे कहा, बेफिक्र रहो, ये पहली किस्त है, बकियां किस्तें भी मिलती रहेंगी। सूरज ने घर आकर मधु से कहा कि आज रात तुम्हें नंबरदार की पुरानी हवेली जाना है। खूबसूरत कपड़े पहनकर अच्छी तैयार होकर जाओ और वहाँ आज रात तुम्हें हर हाल में नंबरदार को खुश करना है। मगर मधु ने साफ इनकार कर दिया तो सूरज ने इसे एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद किया। बेचारी मधु बहुत नाजुक थी और उसके होठों से खून बहने लगा, मगर जालिम को तरस न आया और इसे मारने पीटने लगा। मगर जब वो हर तरह से मायूस हो गया तो इसने मधु को धमकी दी कि तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारी माँ शांति को कत्ल कर दूंगा। ये बात सुनकर मधु खामोश हो गई, क्योंकि इसे अपनी माँ से बहुत प्यार था। रात के अंधेरे में सूरज ने मधु को पुरानी हवेली में पहुंचा दिया। वो ऐसे कामों में बहुत माहिर था। मधु ने नंबरदार की बहुत मिन्नतें की कि भगवान के वास्ते दिए, मगर वो भेड़िया बन चुका था। इसने बेचारी की एक ना सुनी और पूरी रात मधु के जिस्म को कुत्ते की तरह भंबोड़ता रहा और बेगैरत सूरज हवेली के सेन में बैठा हुक्का पीता रहा। सुबह होने से पहले ही रात के आखिरी पहर सूरज ने बेहोशी की हालत में मधु को उठाया और अपने घर ले आया। अब मधु की ज़बान पर हर वक्त यही अल्फाज होते कि मेरे मददगार आएंगे और बदला लेंगे, मगर कोई इन अल्फाज को समझ नहीं सका। नंबरदार ने सूरज की पुरानी हवेली में राहिश दे दी, जिससे सूरज बहुत खुश हो गया। मगर मधु की ज़िंदगी मज़ीद अजीरन होगी। जब भी नंबरदार का दिल चाहता मधु को अपने बिस्तर पर बुला लेता, बल्कि ये मामला इसका मामूल बन चुका था। सूरज को रुपए मिलते रहे और वह नंबरदार को मज़ीद खुश करता रहा। मधु बहुत अजियत से गुजर रही थी, मगर अपनी माँ की वजह से चुप रहती, क्योंकि वो जानती थी कि अगर इसने मुंह खोला तो वो फिर दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाएगी। मधु बदन से कमज़ोर हो रही थी और कुछ ज़्यादा ही परेशान रहने लगी थी। इसे घर से निकलने और माँ से मिलने की इजाज़त भी बहुत कम मिलती थी। शांति अपनी प्यारी बेटी की इस हालत से बहुत कुढ़ती थी और अक्सर मधु से पूछती थी कि मधु हमेशा चुप ही रहती है और बात को टाल देती है। शांति बहुत परेशान रहने लगी। शांति को शक था कि ज़रूर इसकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है। इसी वजह से इसने जासूसी शुरू कर दी। इत्तफाकन इन दिनों इससे कुछ ऐसी हरकत सरजद हो गई कि जिससे नंबरदार को भी शक हो गया कि ज़रूर शांति कुछ जानना चाहती है, जिसकी वजह से नंबरदार ने सूरज के ज़रिए शांति को जहर दिलवा कर मरवा दिया। फिर तो इसके रास्ते का आखिरी कांटा भी निकल गया। अब इसने मधु को हर रात भंबोड़ना शुरू कर दिया। नंबरदार की बीवी काफ़ी अरसे पहले मर चुकी थी। इसके दो बेटे बैरून मुल्क में थे, लिहाजा इसे किसी का कोई डर नहीं था और किसी को इस पर शक भी नहीं हो सकता था, क्योंकि सूरज जो इसके साथ था। माँ के मरने के बाद मधु बिल्कुल ही पागल हो गई थी और कभी हंसती और कभी रोने लगती, मगर इसकी ज़बान पर बस यही अल्फाज होते, मेरे मददगार आएंगे और बदला लेंगे। एक रात सूरज नंबरदार के किसी काम की गर्ज से गांव से बाहर जा रहा था कि इस रात सर्दी बहुत शदीद थी। अंधेरे का राज था, हाथ को हाथ सुझाई ना देता था और अमावस की रात थी। सफ़र काफ़ी लंबा था। वो जल्द कदम उठाता हुआ चल रहा था। इसे महसूस हुआ कि जैसे इसके पीछे कोई चल रहा है। जैसे ही इसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। इस रात गहरी खामोशी छाई हुई थी। हर तरफ फूक का आलम था। कोई कुत्ता भी नहीं भौंक रहा था, जिसकी आवाज़ अगर कुत्ता भौंकता तो उसकी आवाज़ माहौल को मज़ीद खौफनाक बना देती थी।
फिर तो इसका चलना शुरू कर दिया और अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक एक चमगादड़ ने इस पर हमला कर दिया। मगर वो झटके मगर वो झुकने में कामयाब हो गया और चमगादड़ उड़कर अंधेरे में गायब हो गई। सूरज बहुत खौफजदा हो चुका था। अब वो तेज तेज चलने लगा। जैसे दौड़ता हुआ अचानक जमीन के अंदर से एक मजबूत रस्सी नमूदार हुई और देखते ही देखते इसी जगह से एक खौफनाक ढांचा नमूदार हुआ और सूरज के ओसान खता हो गए। खौफ से इसका हलक खुश हो गया। इतनी ठंडी रात में इसे पसीना आ रहा था। इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सामने ढांचे को देखकर वो पीछे की जानिब भागने लगा, मगर पीछे की जानिब एक और ढांचा नमूदार हुआ और धीरे धीरे दोनों ढांचे करीब आने लगे और करीब पहुंच गए। इसके दोनों ने मजबूत रस्सी से इसके हाथों को बांध दिया और बाद आसान रस्सी दोनों सूरज के पांवों में भी बांध दी गई। सूरज ने बहुत चीख पुकार की, मगर कोई इसकी मदद को नहीं आया। फिर दोनों ढांचों ने रस्सी को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया और इस तरह सूरज दोनों खौफनाक ढांचों के दरमियान खड़ा था। जब रस्सी खींचनी शुरू हुई तो सूरज की दोनों टांगें ढांचों की जानिब बढ़ने लगी और देखते ही देखते इसका जिस्म चीर दिया गया और वो दो हिस्सों में बट गया, एक टांग और आधा जिस्म एक ढांचे के पास और दूसरी टांग और आधा जिस्म दूसरे ढांचे के पास चला गया। सूरज मरदूत को सज़ा मिल चुकी थी। सुबह जब गांव वालों ने बोहड़ के दरख्त के पास सूरज की लाश देखी तो बहुत हैरान हुए। सूरज के जिस्म से बहने वाला खून दरख्त के नीचे जम चुका था। लाश की हालत इतनी खराब और भयानक थी कि लोग इसे देखने से भी डरते थे। फिर लोग मधु को लाश के पास ले आए तो मधु ने इसकी लाश को देखकर इस पर थूक दिया और ऊंची आवाज़ में मुस्कुराकर बोली, मैंने कहा था ना, मेरे मददगार आएंगे और बदला लेंगे। ये अल्फाज कहकर वो वहाँ से भाग गई और कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। इस दिन सूरज की और मधु की दोनों की लाशें एक ही शमशान घाट में जलाई गईं, मगर किसी को मधु के अल्फाज समझ में नहीं आए। सूरज के कत्ल का भी सुराग नहीं मिल सका। अलबत्ता कुछ दिन बाद पुरस्कार तौर पर नंबरदार भी अपनी हवेली की छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। जब नंबरदार की लाश शमशान घाट पर लाई गई तो उसको शोलों में जला दिया गया। जब उसकी लाश शोलों में जल रही थी तो वहाँ खड़े हर शख्स ने मधु की आत्मा को मुस्कुराते हुए देखा। फिर वो जल्दी हवा में तल्लील होकर सबकी नज़रों से ओझल हो गई।